हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कमलपुर में अवंतिका अपनी सास सीमा के साथ रहा करती थी। अवंतिका का पति ऋषभ शहर में नौकरी किया करता और यहाँ गांव में अवंतिका अपना ढाबा चलाती, जिसका खाना सभी गांव वालों को बहुत पसंद होता है। लेकिन इस ढाबे के पीछे छुपा है एक राज, और वो ये है कि ढाबा अवंतिका नहीं, उसकी सास सीमा के कारण चलता है। ओ बढ़िया, बहुत आराम फरमा लिया। अब जल्दी से काम पर लग जा। आज ढाबे में बहुत सारा खाना बनाना है। शाम होते ही ग्राहकों की संख्या बढ़ जाती है, इसीलिए तुझे अपने हाथ तेज चलाने होंगे, समझ गई? हाँ 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 अवंतिका बहू, मैं समझ गई। अवंतिका गुस्सैल आंखों से सीमा का हाथ मरोड़ती है और कहती है, और खबरदार, अगर किसी को इस बात की भनक भी पड़ने दी कि ढाबे का सारा खाना मैं नहीं तू बनाती है, समझी? आ, 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 मुझे बहुत दर्द हो रहा है बहू, छोड़ दो मुझे। मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी। छोड़ दे, मैं ढाबे के अंदर छुप कर रहूंगी और किसी के सामने नहीं आऊंगी। सबको सबको यही लगेगा कि खाना तुम ही बनाती हो। अवंतिका सीमा को छोड़ देती है। दरअसल सभी गांव वासियों की नजरों में यही होता है कि अवंतिका ही ढाबे को अकेले चलाती है और सारा खाना अकेले बनाती है, जबकि असलियत तो कुछ और होती है। बुरी और लालची अवंतिका अपनी बूढ़ी सास सीमा से सारा खाना बनवाती और उसे डराया धमकाया करती। यहाँ तक के शहर में रह रहे ऋषभ को भी इन सब की कोई भनक नहीं होती। जब वो वीडियो कॉल करता है तब, और माँ, कैसी हो आप? आपकी तबीयत ठीक तो है ना? अवंतिका अ, अवंतिका आपका सही से ख्याल तो रख रही है ना? आप गोलियां तो समय से खा लेती हो ना माँ? हाँ 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 ऋषभ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अवंतिका बहू भी मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। तू बेफिक्र रहे और अपने कारोबार पर ध्यान दे बेटा। सीमा ऋषभ को कुछ नहीं बताती कि कैसे अवंतिका उसके साथ अत्याचार करती है। अवंतिका, तुम अपने ढाबे से जो भी पैसे कमा रही हो, वो तुम अपने लिए ही सिक्योर करो। मुझे तुम पर बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि तुम अकेले ढाबे को संभालती हो, और माँ को भी। शुक्रिया ऋषभ। तो मैं वो रखती हूँ, हाँ रखती हूँ। ढाबे के लिए लेट हो रहा है ना, इसीलिए। जैसे ही अवंतिका वीडियो कॉल कट करती है, वैसे ही वो सीमा को काम करने लगाती है। अवंतिका सीमा को 1 मिनट के लिए भी आराम करने नहीं देती। फिर चाहे वो घर में हो या ढाबे पर, वो उसके साथ किसी नौकरानी से भी बढ़कर पेश आती। अरे वाह, क्या कमाल का खाना है भाई। फुल पैसा वसूल। वरना आजकल के बड़े से बड़े रेस्टोरेंट में तो इतने सारे पैसे देने के बावजूद भी खाने का स्वाद फीका का फीका ही रहता है। अवंतिका जी, आपके ढाबे के खाने की बात ही कुछ और है। एकदम घर का खाने की याद आ रही है। मजा ही आ गया, बहुत खूब। धन्यवाद। मेरे ढाबे का ऑनलाइन पेज भी है, वहां पर जाकर भी अपना फीडबैक ऑनलाइन लिख देना और मेरे ढाबे पर खाना खाने आते रहिएगा। नमस्ते। सीमा लगातार 14 से 15 घंटों तक काम करती रहती और अवंतिका बस मालकिनों की तरह रौब जमाती। वो अपने पैसों को ऋषभ को भी नहीं देती और ना ही सीमा को। लालच तो मानो कूट कूट कर भरा हुआ होता है अवंतिका में। आहा, इस हफ्ते मैंने अब तक की सबसे ज्यादा कमाई की है। हाँ, ऐसे ही पैसे कमाते रहना है मुझे, और इतना अमीर बनना है, इतना अमीर बनना है कि बस पूछो ही मत। अवंतिका बहू, वो मेरे कमरे की बत्ती चली गई है और मेरा स्वेटर भी चूहों ने कुतर दिया है। क्या तुम मेरे लिए नई बत्ती और नया स्वेटर ला सकती हो? ओ बुढ़िया, ज्यादा नाटक मत कर। पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? समझ गई ना? और मैं तुझे एक फूटी कौड़ी तक नहीं देने वाली हूँ। अंधेरे में सोना और बिना स्वेटर की ठंड में कुल्फी बन जाना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बहू, वो कह दिया ना मैंने, मैं बेफिजूल के पैसे खर्च नहीं करूंगी। ठंड और अंधेरे में रहकर मौत नहीं आ जाएगी तुझको। अब जा यहाँ से। पूरे घर की सफाई कर और फिर उसके बाद मेरे पैरों की मालिश भी कर। हक, जा यहाँ से। क्रूर अवंतिका बेचारी सीमा को पैसे नहीं देती और सीमा इतनी कड़ाके की ठंड में बिना स्वेटर के ही अंधेरे में सोती है। सीमा अगर किसी दिन देर तक सोई रहे तो अवंतिका बाल्टी में पानी भरकर उसे सीमा पर फेंकती है, जिससे घबराते हुए कपकपाते हुए सीमा झट से उठ जाती है। बहू, ये ठंडा पानी क्यों डाला? अब ड्रामा बंद कर और जल्दी से नहाकर ढाबे पर चल।
सुबह के अंधेरे में ही तुझे चलना होगा, वरना उजाला होने के बाद अगर किसी ने तुझे मेरे साथ ढाबे पर जाते हुए देख लिया ना तो गड़बड़ हो जाएगी। अवंतिका किसी को ये खबर तक पढ़ने नहीं देती कि सीमा ढाबे पर चुपके से सारा खाना बनाती है। एक दिन अवंतिका की पड़ोसन बिंदिया ढाबे पर आती है और वो अवंतिका को सीमा से बात करते हुए देख लेती है। अरे अवंतिका, किसी से बात कर रही हो तुम? कोई है क्या उस पार, या अकेले में ही बतिया रही हो? कोई भी नहीं है ढाबे में। हाँ, वो जब मैं काम का प्रेशर ज्यादा होता है ना तभी दिमाग काम तो करता है नहीं, यूं ऐसे अकेले में बात करने लग जाती हूँ मैं फिर भी। सॉरी, कहो ना बिंदिया, कैसे आना हुआ यहाँ पर? वो दरअसल मुझे ना गर्मा गर्म पराठे चाहिए थे, वो भी अभी के अभी। वो क्या है ना, घर पर मेहमान आ रहे हैं और माँ और बाबूजी ने मुझे पराठे बनाने के लिए कहा, जबकि मैं पढ़ाई करके बहुत थक चुकी हूँ। इसीलिए 15 मिनट में दे दो ना बनाकर, बहुत जल्दी है। अवंतिका घबरा जाती है क्योंकि उसे तो पराठे बनाने नहीं आते। अरे बाप रे, अब मैं क्या करूँ, मुझे तो पराठे बनाना बिल्कुल भी नहीं आता। ओ, अब मैं इस बिंदिया का सामना कैसे करूंगी? अब क्या होगा, कैसे क्या होगा, समझ में नहीं आ रहा। अरे भगवान, बचा लो मुझे। क्या हुआ अवंतिका? बहन, तुम तो गहरी सोच में ही पड़ गई, कुछ कहोगी भी? मैं बना कर देती हूँ ना, अभी बना कर देती हूँ तुम्हें पराठे। लेकिन बिंदिया, क्या तुम मेरा एक काम करोगी? तुम मेरे लिए वो मूंगफलियाँ लाओगी? वो देखो वहाँ मैदान के उस पार, हाँ, मूंगफली वाला घूम रहा है ना। हाँ, तुम ले आओ ना, तब तक मैं तुम्हारे पराठे बना लेती हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है, अभी लाती हूँ तुम्हारी मूंगफलियाँ। बिंदिया वहां से चली जाती है और उसके जाते ही अवंतिका राहत भरी सांस लेती है। वो फटाफट सीमा से पराठे बनवा लेती है, लेकिन बिंदिया ये सब दूर से देख लेती है और उसे समझ आ जाता है कि पराठे अवंतिका ने नहीं, ढाबे में मौजूद किसी और ने बनाए हैं। बिंदिया अवंतिका की मूंगफलियां लाती है और अवंतिका उसे पराठे पैक करके दे देती है। बिंदिया को अवंतिका पर शक होने लगता है। वो अपने घर जाने के बाद सोचती है, हो न हो अवंतिका जरूर कुछ तो छुपा रही है। मैंने और यहाँ तक कि कई गांव वासियों ने आज तक उसे खाना बनाते हुए देखा नहीं है। और तो और सीमा काकी भी दिन भर गायब रहती है, ना घर पर रहती है ना ढाबे पर। आखिर ये सारा माजरा क्या है? मुझे तो पता लगाना ही होगा। अगले दिन अवंतिका को एक शादी के खाने का बहुत बड़ा ऑर्डर मिलता है और तभी सीमा बीमार पड़ जाती है। तभी ढाबे में अवंतिका सीमा को बेलन से मारने लगती है और बेरहमी से बोलती है, चल उठ, नखरे मत कर, खाना बना। तेरी वजह से मैं इतना बड़ा नुकसान नहीं उठा सकती। अवंतिका बहू, नहीं, मत मारो मुझे। बिंदिया ये सब देख लेती है और वो फौरन ऋषभ को और पुलिस को बुलाती है। शाम तक ऋषभ आ जाता है और अवंतिका को गिरफ्तार किया जाता है। ऋषभ सीमा को अपने साथ शहर ले जाता है और फिर सीमा वहां अपने बेटे संग खुशी से रहती है और अवंतिका जेल में अपने गुनाहों की सजा काटती है। शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन राजनाथ चौधरी अपने परिवार संग एक बड़े बंगले में रहा करता था। उसकी फैमिली में भी बूढ़ी माँ उपासना, पिता प्रेमचंद, दादी मधुबाला, बीवी अवंतिका, छोटा बेटा निकुंज और छोटी बेटी जूही होते हैं। राजनाथ की जान अपने परिवार में बसती है। वो एक बड़ा बिजनेसमैन होने के बावजूद एक सुपर शेफ भी होता है। वो बहुत ही अच्छा खाना बनाता और उसे कुकिंग में बहुत इंटरेस्ट भी होता। ओवन की घंटी बज चुकी है, इसका मतलब केक अच्छी तरह बेक हो चुकी है। राजनाथ बेकिंग ग्लव्स पहनता है और अवन में से केक बाहर निकालता है और उसे पाइपिंग बैग और डेकोरेटिव आइटम से सजाता है। वो डाइनिंग रूम में सारा खाना परोसता है और अपनी दादी मधुबाला की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे डाइनिंग रूम में ले आता है। अरे चीकू, तू मुझे कहाँ ले जा रहा है? जल्दी से मेरी आंखों की पट्टी उतार दे। And the surprise is here. डैन टैन। मधुबाला पूरे डाइनिंग रूम की सजावट देख बहुत खुश हो जाती है। पूरा परिवार एक साथ मिलकर उसे उसके 70वें जन्मदिन पर बधाइयाँ देते हैं। हैप्पी बर्थडे दादी। हैप्पी बर्थडे माँ जी। दादी, मैंने ये सारे आपके मनपसंद पकवान बनाए हैं। आज आपका 70th बर्थडे है, इसलिए आपके फेवरेट डिशेस आपके लाडले चीकू की तरफ से। हाय मेरा चीकू, तो कितना अच्छा है।
भगवान तुझे लंबी उम्र दे और खूब तरक्की भी। जुग जुग जियो मेरे लाल। शुक्रिया बेटा। सभी खाना खाने बैठते हैं और मधुबाला अपने बर्थडे केक को भी कट करती है। वाह पापा, आपने तो इतना अच्छा केक बनाया है कि बस पूछिए मत। आपने सारी बेकरीज और केक शॉप को फेल कर दिया। बेस्ट केक पापा। अरे आखिर प्रेमचंद चौधरी का बेटा है, फिर इतना मल्टी टैलेंटेड तो होगा ही ना। बट आई मस्ट से राज, खाना भी बहुत ही स्वादिष्ट बना है। मैं तो कभी कभी सोच में पड़ जाती हूँ कि तुम इतना अच्छा खाना बना कैसे लेते हो। अवंतिका बहू, ये सब तो ये बचपन से सीखते आ रहा है। इतना बड़ा महल जैसा घर होने के बावजूद भी ये किचन रूम में आकर पढ़ाई करता और साथ ही साथ मुझे और बाकी सर्वेंट्स को खाना बनाते हुए देखता, और देख देख कर इसने सीख लिया। पूरे परिवार को खाना बहुत पसंद आता है और सभी राजनाथ की खूब तारीफ करते हैं और उसे शगुन भी देते हैं। राजनाथ अपनी दादी मधुबाला को एक बड़ा सा तोहफा भी देता है। उसके बाद टाइम फॉर अ सेल्फी। चलिए एक फैमिली सेल्फी लेते हैं। राजनाथ अपनी पूरी फैमिली के साथ एक सेल्फी भी क्लिक करता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये सेल्फी उसके परिवार के साथ आखिरी सेल्फी होने वाली थी। अगले दिन जब राजनाथ एक बिजनेस ट्रिप पर जाता है, तभी उसका बिजनेस राइवल खुफिया तरीके से उसके घर में बॉम्ब प्लांट करवाता है और पूरा परिवार बॉम्ब ब्लास्ट में मर जाता है। जब राजनाथ ट्रिप से वापस लौटता है, तभी वो अपने घर को जलकर राख होते हुए देखता है। नहीं, मेरा परिवार, मेरी दादी, मेरे बच्चे, मेरे माँ पापा, मेरी बीवी, ऐसा नहीं हो सकता। ये क्या हो गया? मैं तो बर्बाद हो गया। नहीं। मिस्टर चौधरी, हिम्मत रखिए। इन्वेस्टिगेशन से कुछ ठोस सबूत हाथ नहीं लगा है। आई थिंक ये ब्लास्ट घर से ही किसी सिलेंडर ब्लास्ट या कोई और रीजन की वजह से हुआ है। पुलिस ऑफिसर्स को बॉम्ब का कोई सबूत नहीं मिलता और उन्हें ऐसा लगता है कि ये ब्लास्ट सिलेंडर के या किसी और कारण की वजह से हुआ है। लेकिन बेचारे राजनाथ की दुनिया एक पल में ही खत्म हो चुकी थी। उसकी फैमिली उसकी जान थी और आज वही उससे छिन चुकी थी। इतना ही नहीं, अब वो उसका बिजनेस भी डूब चुका था, क्योंकि उसके करोड़ों के पैसे जो उसने अपने घर की तिजोरी में रखे थे वो भी जलकर राख हो चुके थे। राजनाथ अब सड़क पर ही रहने लगता है। इतना ही नहीं, वो घास और फूस से एक छोटी सी झोपड़ी तैयार करता है और उसी में रहने लगता है। अब मुझे चीकू कहकर कौन पुकारेगा दादी? अब मुझे पापा कौन कहेगा? अवंतिका, मेरा प्यार, पापा, माँ, आप दोनों तो मेरी जान थे। एक पल में मर गया मैं भी। आप सबकी बहुत याद आ रही है, बहुत याद आ रही है। राजनाथ बुरी तरह सदमे में जा चुका था, लेकिन समय के साथ वो थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगता है। अपना जीवन यापन करने के लिए वो गांव में नौकरी ढूंढने लगता है। अखबारों में ये न्यूज़ छपने लगती है कि कैसे इतना बड़ा बिजनेसमैन इतना गरीब बन चुका है। अरे ये देखो कौन मेरे पास नौकरी मांगने आया है? इतना बड़ा बिजनेसमैन राजनाथ चौधरी। लेकिन अफसोस, अभी ये अमीर नहीं रहा। इसकी हालत तो बद से बदतर हो चुकी है। अब तो ये हमसे भी ज्यादा गरीब हो चुका है बेचारा। राजनाथ जहां कहीं भी जाता सभी उसे ताने कसते और उसे बुरा भला बोलते हैं। उसे बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो इस हालत में था कि वो किसी को कुछ भी नहीं बोल पाता। राजनाथ पूरे एक हफ्ते तक गांव में जगह जगह पर जाकर नौकरी ढूंढता है, लेकिन लोग इतने बुरे होते हैं कि वो उसे जानबूझकर नौकरी नहीं देते। हर तरफ से ठोकर खाने से राजनाथ बहुत टूट जाता है और वो एक ब्रिज पर अपनी जान देने जाता है। अरे मुझे नहीं जीना। मैं यहाँ इस दुनिया में अकेले नहीं रह सकता। मुझे भी मेरे परिवार के पास जाना है। राजनाथ अपनी जान देने जा ही रहा होता है कि तभी उसे एक बूढ़ा आदमी रोक लेता है। वो और कोई नहीं, उसके पड़ोसी देवेंद्र चाचा होते हैं। अरे राजू, राजू, ऐसा मत कर बेटा। उतर जा नीचे। अगर तू ऐसा कदम उठाएगा तो तेरे परिवार वालों की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। तू ऐसा मत कर बेटा। जिंदगी भगवान का तोहफा है। तेरी पूरी फैमिली तुझे जीवन में सफल होते हुए देखना चाहती है। तुझे
तेरे परिवार का वास्ता, तू अपनी जान नहीं देगा बेटा। राजनाथ भावुक हो जाता है और देवेंद्र चाचा के गले लगकर फूट फूट कर रोता है। देवेंद्र चाचा उसे अपने घर पर आसरा देते हैं और अब राजनाथ अपना एक ढाबा खोलने का तय करता है। एक ढाबा? जी हाँ देवेंद्र चाचा, एक ढाबा। मैं अपनी फैमिली की याद में एक ढाबा खोलूंगा जिसका नाम चौधरी फैमिली ढाबा होगा, और वहां पर सभी फैमिलीज को मैं प्यार से खाना खिलाऊंगा और उन सभी के साथ अच्छा वक्त गुजारूंगा। बहुत अच्छा सुझाव है बेटा। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे बच्चे। राजनाथ ढाबा खोलता है और उसका नाम चौधरी फैमिली ढाबा होता है, जहां पर फैमिलीज खाना खाने आती हैं और राजनाथ सभी फैमिली मेंबर्स के गले में वरमाला पहनाता है और उनकी आरती उतारकर उनका अपने ढाबे में स्वागत करता है। अरे सच में इस फैमिली ढाबे की बात ही कुछ और है। राजनाथ भाई साहब, अब भले ही आपने अपनी फैमिली खोई है, लेकिन इस ढाबे के जरिए आप हर रोज कई सारी फैमिलीज का हिस्सा बन जाओगे और सभी को अपने हाथ के बने स्वादिष्ट खाने से खुश करोगे भाई। धन्यवाद। आपकी कही गई हर एक बात मेरे लिए खूब मायने रखती है। आप भी मेरे ग्राहक नहीं, मेरी फैमिली ही हो। राजनाथ ढाबे में अपनी फैमिली का फोटो फ्रेम लगाकर रखता है और वो रोजाना उन सबको याद करते हुए खाना बनाता है। धीरे धीरे पूरे गांव में राजनाथ का फैमिली ढाबा फेमस हो जाता है और वो ढेर सारे पैसे कमाने लगता है। और कुछ ही महीनों बाद वो एक बड़ा रेस्टोरेंट भी खोलता है, लेकिन हमेशा अपनी फैमिली को अपनी यादों में कायम रखता है। मैं आप सबको बहुत याद करता हूँ। आप लोगों के बिना इस दुनिया में जीना नहीं है। हर एक दिन, हर एक मिनट, हर एक सेकंड मेरे लिए मुश्किल से भी कई गुना ज्यादा मुश्किल है, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। मैं जानता हूं दादी, जूही, निकुंज, माँ, पापा, अवंतिका, आप सब मेरे साथ ही हो हमेशा। आई लव यू माई फैमिली, मिस यू सो मच। राजनाथ फिर से जीवन में भरपूर तरक्की करता है और इंडिया के सबसे ज्यादा रेस्टोरेंट चेन ओपन करने वाला पहला आदमी बन जाता है। तेजपुर कहकर एक गांव में विश्वजीत नामक एक गरीब आदमी अपनी बीवी कादम्बरी और अपनी बूढ़ी माँ अम्बा के साथ रहा करता था। विश्वजीत की बांस की खेती थी, जहां पर वो बांस उगाता और उन्हें व्यापारियों को बेचा करता। लेकिन इस साल बांस का व्यापार बहुत कम हो चुका था, जिस कारण विश्वजीत बहुत चिंतित रहता। आज उसका जन्मदिन था और उसी खुशी में कादम्बरी ने चिकन बनाया था। अरे मुन्ना, आज तो तेरा जन्मदिन है, तनिक आज के दिन तो चिंता को गोली मार के खुश रह। कैसे खुश रहूं मैं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। सब कैसे होगा? इतने सारे खर्चे हैं, बांस का व्यापार भी नहीं हो रहा है। कितने सारे बांस बस यूं ही जाया जा रहे हैं। चिंतित न रहूं तो और क्या करूं? फिलहाल की चिंता छोड़िए और ये आपका मनपसंद चिकन खाइए। मैं जानती हूँ इसे खाने के बाद आप बहुत खुश हो जाएंगे और आपका मूड भी फिर से अच्छा हो जाएगा, एकदम फ्रेश हो जाएगा। तीनों भी चिकन खाते हैं और विश्वजीत चिकन खाकर वाकई में खुश हो जाता है और उसका चेहरा चमक उठता है। अरे वाह कादम्बरी, तुमने तो कमाल ही कर दिया। इतना स्वादिष्ट चिकन बनाया है कि इसका क्या ही कहना, है ना माई? हाँ मुन्ना, सच में बहुरिया, तेरे हाथों में जादू है, जादू। धन्यवाद सासू माँ, धन्यवाद जी। विश्वजीत अपने दोस्तों से कहकर व्यापारियों की तलाश करने के लिए कहता है, पर फिर भी उसका बांस खरीदने एक व्यापारी तक नहीं आता। विश्वजीत अब सोचता है, व्यापारी नहीं मिल रहे तो क्या हुआ? मैं अब अपने इन बांस को जाया नहीं जाने दूंगा। मैं इन्हें बाजार में जाकर बेचूंगा और पैसे कमाऊंगा। बाजार में गांववासी तो जरूर खरीदेंगे मेरे बांस को। मुझे इस बात पर पूरा भरोसा है। विश्वजीत बांस को बाजार में बेचने लगता है, लेकिन एक हफ्ता बीत जाता है और कोई भी उसके बांस को नहीं खरीदता। वो बहुत दुखी हो जाता है और घर पर खाली हाथ लौट आता है। तू भगवान जी पर भरोसा रख मुन्ना, तुझे तेरी मेहनत का फल अवश्य ही मिलेगा, देखना तू। कब माई, कब? इतने सालों से तो मैं मेहनत ही करता आ रहा हूं, लेकिन मुझे मेरी मेहनत का फल अभी तक नहीं मिला।
उनकी आर्थिक समस्या इतनी बढ़ने लगती है कि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचता। सारा राशन खत्म हो जाता है और तो और घर का किराया ना भरने पर घर का मालिक उनकी बिजली काट देता है। ना जाने क्या होगा, मैं तो मुसीबतों के सैलाब में डूबते ही जा रहा हूँ, डूबते ही जा रहा हूँ। तभी कादम्बरी कहती है, जी मेरे पास एक सुझाव है। कहो कादम्बरी। क्यों ना हम एक ढाबा खोलें, वो भी बांस का बना हुआ। हमारे पास अभी इतने पैसे तो है नहीं कि हम किसी दुकान को खरीद कर उसमें अपना ढाबा खोलें। बात तो तुम एकदम सही कर रही हो। आजकल ढाबे का बिजनेस ही सबसे अच्छा और तगड़ा चल रहा है। मैं अपने बांस से एक ढाबा तो जरूर बना सकता हूँ। और बहुरिया उसमें चिकन बनाएगी, देखना। तेरा चिकन खाकर सभी उसके पीछे लट्टू हो जाएंगे। ये अम्बा तिवारी का वादा है। धन्यवाद सासू माँ, मैं भी यही कहने वाली थी कि हम चिकन ही बेचेंगे। चिकन सभी खाना पसंद करते हैं और वो ज़्यादा बिकेगा भी, इसीलिए हम उसे ही बेचेंगे। और हमारे ढाबे का नाम होगा बांस चिकन ढाबा, है ना? अच्छा नाम। बहुत ही अच्छा नाम है कादम्बरी। अब जल्दी से भगवान का नाम लो और अपने नए काम का शुभारंभ करो। विश्वजीत अपनी खेत में से बांस काटता है और उसका ढेर सारा इकट्ठा करके बांस का ढाबा बनाना शुरू करता है और लगभग 2 दिनों में वो एक सुंदर सा ढाबा तैयार कर देता है और बोर्ड लगा देता है जिस पर लिखा होता है चिकन बांस ढाबा। कादम्बरी, हमने इस ढाबे का उद्घाटन तो कर दिया है, लेकिन ये हमें मुनाफा तो देगा ना, या फिर हम इसमें भी घाटे का सौदा कर बैठेंगे? मुझे तो बड़ी चिंता सताई जा रही है। जी आप चिंता मत कीजिए, अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा। भरोसा रखिए खुद पर भी और अपने काम पर भी, और सबसे महत्वपूर्ण भगवान जी पर भी। कादम्बरी ढाबे पर चिकन बनाकर बेचती और विश्वजीत बाकी का काम संभालता। उनका ढाबा इतना अच्छा चलने लगता है कि रोज सुबह से लेकर रात तक उनके ढाबे पर ग्राहकों का आना जाना लगा ही रहता और सभी चटखारे लेकर बड़े ही चाव से उनके चिकन को खाते। अरे वाह, इतना बढ़िया चिकन तो कहीं भी नहीं खाया, मजा ही आ गया कसम से। अरे मैं तो यहाँ पर भी जी भर के खाऊंगा और घर पर ले जाने के लिए भी पार्सल ले जाऊंगा। अरे कादम्बरी जी, पता नहीं क्या जादू है आपके हाथों में, आज इतने सालों बाद कुछ खाकर इतना आनंद महसूस हो रहा है। शुक्रिया भाई, शुक्रिया, इतना बढ़िया बांस चिकन ढाबा खोलने के लिए। मानना पड़ेगा भाई, बांस के कारण इस ढाबे में बहुत रौनक जाग उठी है और यहाँ का परिसर भी बहुत शुद्ध और आरामदायक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। धन्यवाद धन्यवाद भाई साहब। कुछ ही दिनों में उनका बांस चिकन ढाबा पूरे गांव में मशहूर हो जाता है। देखा मुन्ना, मैंने कहा था ना तुम दोनों सफल हो ही जाओगे। मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। जी माही, हम भी बहुत खुश हैं। उसी गली में एक और ढाबा था जिसका मालिक था सोमेंद्र। सोमेंद्र को विश्वजीत की सफलता देख बहुत जलन महसूस होती और हद से ज्यादा गुस्सा आने लगता, क्योंकि गांव में जब से विश्वजीत और कादम्बरी का बांस चिकन ढाबा खुला था तब से सोमेंद्र के ढाबे का पत्ता कट हो चुका था और उसके ढाबे पर गिनती के ही लोग आते थे, जिससे वो बहुत नुकसान में जाते जा रहा था। किसी काली बिल्ली की तरह रास्ता काट दिया है उस मनहूस विश्वजीत ने मेरा। जब से उसने अपना बांस का ढाबा खोला है तब से मैं तो नुकसान के बोझ तले दबा ही जा रहा हूं। नहीं, मैं यूं खामोश नहीं बैठ सकता। मुझे उस विश्वजीत को मेरा इस तरह नुकसान करने से रोकना होगा। मुझे उसके ढाबे का नामो निशान मिटाना होगा। बदले के भाव से सोमेंद्र रात के अंधेरे में विश्वजीत और कादम्बरी का ढाबा तोड़ फोड़ कर बर्बाद कर देता है और तो और वो विश्वजीत का बांस का खेत भी जला देता है। इतने बड़े नुकसान से विश्वजीत पूरी तरह टूट जाता है और उस पर मानो फिर से दुखों का पहाड़ गरज पड़ता है। एक नई उम्मीद मिली थी मेरे बांस चिकन ढाबे से, अब वो भी टूट गई। अब हम क्या करेंगे कादम्बरी? माई ये क्या हो गया? भगवान जी हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों मुझे हर बार नुकसान और बर्बादी ही मिल रही है? मैं तो पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपना काम करता हूँ, फिर भी। जी आप इस तरह टूट जाएंगे तो फिर हम सबको कौन संभालेगा? हमें इस मुसीबत का डटकर सामना करना होगा जी। हाँ मुन्ना,
तू तो मेरा होनहार राजा बेटा है ना, तो फिर तू इतनी आसानी से हिम्मत कैसे हार सकता है मुन्ना। सुमेंद्र विश्वजीत की बर्बादी से बहुत खुश होता है क्योंकि गांव में सभी फिर से उसी के ढाबे पर जाने लगते हैं। एक दिन गांव में ओबेरॉय कहकर एक बड़ा रेस्टोरेंट ओनर आता है और वो विश्वजीत से मिलता है और कादम्बरी से चिकन बनाने के लिए कहता है। वाओ, फैंटास्टिक कादम्बरी जी, आपके हाथ के बने चिकन का टेस्ट तो बिल्कुल इंटरनेशनल कंट्रीज में मिलने वाले चिकन की तरह है। वहां तो भी सभी फ्लेवर्स और तरह तरह के इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं, तब जाकर उनके चिकन का स्वाद पर चार चांद लगते हैं। लेकिन आप तो अपने ही देसी स्टाइल से चिकन को और भी डिलीशियस बनाती हो। मेरे शहर में करीबन 15 से 20 5 स्टार रेस्टोरेंट्स हैं। मुझे मेरे दोस्त ब्रिज ने आपके चिकन के स्वाद के बारे में बताया और मैं आपसे मिलने चला आया। क्या आप मेरे रेस्टोरेंट की मेन शेफ बनना चाहेंगी कादम्बरी जी? ये बात सुनकर कादम्बरी बहुत खुश हो जाती है। आप महीने भर में लाखों रुपए कमा लेंगी, इसका दावा मैं आपको अभी से ही दे देता हूं। जी मैं आपके रेस्टोरेंट की मेन शेफ बनने के लिए तैयार हूँ। और इस प्रकार कादम्बरी शहर जाकर ढेरों पैसे कमाती है और विश्वजीत और कादम्बरी दोनों ही अपने खुद के रेस्टोरेंट खोलते हैं और पैसे कमाकर खूब तरक्की करते हैं। कुंदनपुर कहकर एक गांव में रघुनाथ नामक एक गरीब आदमी रहा करता था। वो पढ़ा लिखा तो था लेकिन उसे कोई नौकरी नहीं मिलती। वो अपनी बीवी मनोरमा और 3 बेटियां ऋतु, जूही और चिंकी के साथ रहा करता था। अपना जीवन यापन करने की खातिर वो आइसक्रीम बेचता था और उसके गांव में एक आइसक्रीम की दुकान होती है। आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम, वनीला, बटरस्कॉच, स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट और कई सारी स्वादिष्ट और मजेदार फ्लेवर्स सब मिलेंगे यहाँ। दाम में मस्त और स्वाद में जबरदस्त। आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम। अरे रघुनाथ साहब, तनिक 2 ठो ऑरेंज फ्लेवर और चॉकलेट फ्लेवर की आइसक्रीम दे दो। बड़ी गर्मी हो रही है, हाल बेहाल हो चुका है। मुझे वो ठंडी ठंडी गुलाब जामुन के फ्लेवर वाली आइसक्रीम दे दो जो मार्केट में नई आई है। सुना है बहुत ही बढ़िया है वो। जी, ये लीजिए, ये रहा फैमिली पैक। रघुनाथ अपनी आइसक्रीम की दुकान के जरिए अच्छे खासे पैसे कमा लेता और अपने परिवार का पेट पालता। वो अपनी 3 बेटियों से खूब प्यार करता और उन्हें खाने के लिए स्वादिष्ट चीजें भी लाया करता। ये लो ऋतु बिटिया, तुम्हारे पसंदीदा चौक वाले प्याज के पकौड़े। जूही बिटिया, ये तुम्हारा फेवरेट कपकेक मंदिर के पास वाली बेकरी से लाए हैं। और ये मेरी चिंकी की मनपसंद चिक्की। धन्यवाद पापा। बेटियों के लिए इतना प्यार और बीवी के लिए कुछ भी नहीं। अरे भाग्यवान, तुम उदास क्यों हो रही हो? ये लो, तुम्हारे लिए ये रंग बिरंगी चूड़ियां लाया हूं राधा काकी के यहाँ से। उनकी बाजार में नई चूड़ियों की दुकान खुली है ना। अरे वाह, ये चूड़ियां तो बहुत ही सुंदर हैं। जब ये तुम्हारे हाथों में पहनी जाएंगी तभी ये और भी सुंदर लगेंगी। सब कुछ सही चल रहा होता है लेकिन एक दिन अचानक जब मनोरमा 3 बेटियों को स्कूल छोड़कर घर जा रही होती है तभी एक बड़ी सी ट्रक उसे ठोकर मार के चली जाती है और उसका बुरी तरह एक्सीडेंट हो जाता है। मनोरमा को सड़क पर खून से लथपथ पड़े देख आसपास के गांववासी वहां पर एकत्रित हो जाते हैं और मनोरमा को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। एक गांववासी रघुनाथ की आइसक्रीम शॉप पर जाकर उसे मनोरमा के एक्सीडेंट की खबर देता है। रघुनाथ भाई, वो मनोरमा का क्या? कमलेश कुछ बोलेगा भी? बताना, मनोरमा वो ठीक तो है ना? अरे नहीं रघुनाथ भाई, उन्हें एक ट्रक टक्कर मार कर गई है और उनका बहुत ही बड़ा गंभीर एक्सीडेंट हुआ है। क्या? चिंताग्रस्त और घबराया हुआ रघुनाथ ये खबर सुनकर थर थर कांपने लगता है और वो फौरन हॉस्पिटल जाता है। तभी कुछ घंटों की प्रतीक्षा के बाद डॉक्टर आईसीयू के बाहर आकर उसे बताते हैं। रघुनाथ जी, आपकी बीवी को बहुत मेजर इंजरीज आई हैं और मुझे आपको ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि इस एक्सीडेंट के कारण उनकी आंखों की रोशनी चली गई है और वो अंधी हो चुकी हैं।
क्या? ऐसा नहीं हो सकता। मेरी मेरी मन्नू, उसे उसे उसके साथ ये नहीं हो सकता। काश ऐसा हो पाता, लेकिन मेजर डैमेज उनकी आंखों पर ही हुआ है, इसलिए वो अंधी हो चुकी हैं। हमें जल्द से जल्द उनकी आंखों का इलाज करना होगा, वरना बहुत देर हो जाएगी और वो ठीक होना तो दूर, हमेशा हमेशा के लिए अंधी हो जाएंगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप उसका इलाज शुरू कर दीजिए। भगवान के लिए मेरी मन्नो को, मेरी तीनों फूल सी बेटियों की माँ को बचा लीजिए। उसकी आंखों की रोशनी फिर से लौटा दीजिए डॉक्टर साहब, मैं आपसे विनती करता हूँ। हाँ रघुनाथ जी, मैं और मेरी टीम अपना 100% देगी। बस आप 24 घंटों के अंदर ही अंदर 2 लाख रुपए का इंतजाम कर दीजिए, तभी ही हम इसका इलाज शुरू कर पाएंगे। 2 लाख की रकम सुनकर वो चौंक जाता है। क्या? 2 लाख रुपए? अरे इतनी बड़ी रकम मैं कहां से लाऊंगा? आंखों के इलाज के लिए इतने ही पैसे लगते हैं, आपको कैसे भी करके पैसे जुटाने ही होंगे। रघुनाथ अत्यंत चिंताग्रस्त हो जाता है। उसे बिल्कुल समझ नहीं आता कि क्या करे और क्या नहीं। वो आखिर में अपनी आइसक्रीम की दुकान और घर को बेचकर पैसों का इंतजाम करता है और हॉस्पिटल में भरता है। बच्चियों, अब जब तक फिर से पैसों का इंतजाम और तुम्हारी माँ ठीक नहीं हो जाती, तब तक हम यहीं इसी मंदिर में रहेंगे। ठीक है पापा, हम माँ के लिए साथ में मिलकर रोज भगवान जी से प्रार्थना करेंगे कि उनकी आंखों की रोशनी लौट आए। हाँ पापा, हाँ पापा। हाँ मेरी प्यारी बेटियों, मन्नो को कुछ नहीं होगा, वो फिर से सही सलामत हो जाएगी और अपनी आंखों से इस दुनिया को देख पाएगी। रघुनाथ और उसकी तीनों बेटियां अब मंदिर में ही रहने लगते हैं और वो लोग मनोरमा के लिए रोज सुबह शाम भगवान से प्रार्थना किए करते हैं। और इसी तरह पूरे 1 महीने के लंबे इलाज के बाद मनोरमा के आंखों की रोशनी वापस लौट आती है और वो अपनी आंखों से सब कुछ देख पाती है। रघुनाथ जी मैं ठीक हो गई हूँ। मैं सब कुछ फिर से देख पा रही हूँ। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है। हाँ मन्नो, तुम ठीक हो गई हो। चलो अब हम यहाँ से चलते हैं। पूरे 1 महीने के बाद तुम्हें डिस्चार्ज मिल रहा है। रघुनाथ, मनोरमा और उनकी तीनों बेटियां अब एक झोपड़ी में रहने लगते हैं, लेकिन झुलसती हुई भीषण गर्मी का कहर उन पर बुरी तरह टूट पड़ता है। तीनों बेटियों के हाल बेहाल हो जाते हैं। मुझे माफ कर दो बच्चों, ये सब मेरे कारण ही हो रहा है। नहीं, मैं अंधी होती ना ही तुम्हारे पापा को अपनी दुकान और हमारा बड़ा सा घर बेचना पड़ता। नहीं मन्नो, तुम इस सब के लिए अपने आप को दोष क्यों दे रही हो? तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो एक हादसा था, जो किसी के साथ भी होता। और मैं तो नौकरी की तलाश कर ही रहा हूं ना, तो फिर कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा और हम जल्द ही एक अच्छे से घर में रहने जाएंगे। तपती हुई गर्मी में रघुनाथ यहाँ से वहाँ दर दर भटकता है और नौकरी की तलाश करता है, लेकिन उसे कहीं पर भी नौकरी नहीं मिलती। वो लोग झोपड़ी की खिड़कियों पर गीला कपड़ा लगाते हैं, जिससे पूरी झोपड़ी में ठंडक आ जाती है। लेकिन बेचारा रघुनाथ नौकरी ना मिलने के कारण बहुत दुखी होता है। एक रोज जंगल के रास्ते से घर लौटते हुए रघुनाथ को एक साधु बाबा मिलते हैं, जो उसकी पीड़ा जानकर उसे कुछ बताते हैं। रघुनाथ बेटा, तुम्हारी पीड़ा जानकर बहुत दुख हुआ, लेकिन मेरे पास तुम्हारी दुविधा का एक हल है। गांव में एक गुफा है, जहां पर जाकर तुम अपनी मनचाही इच्छा मांग सकते हो और वो पूरी भी हो जाएगी। लेकिन उसके अगले ही दिन तुम्हारी मौत हो जाएगी। धन्यवाद साधु बाबा, मैं अब उस गुफा में जाकर अपने परिवार के लिए एक घर मांगूंगा, जिसके बाद अगर मेरी जान भी चले जाए तो भी मुझे कोई परवाह नहीं। मुझे अपनी बीवी और बच्चों को खुश देखना है बस। लेकिन रघुनाथ बेटा रुको तो। रघुनाथ अपनी जान की परवाह किए बिना उस गुफा में जाकर एक घर की इच्छा जाहिर करता है, जिसके बाद उसे एक घर तो मिल जाता है, लेकिन परिवार में किसी को ये नहीं पता होता कि रघुनाथ की अगले दिन मौत होने वाली है। अगले दिन रघुनाथ की मौत हो जाती है और तभी रघुनाथ जी, आप मुझे और अपनी बेटियों को इस दुनिया में अकेले छोड़कर नहीं जा सकते। रघुनाथ जी, आंखें खोलिए ना रघुनाथ जी। पापा, बाबा, बाबा।
तभी वहां पर आसमान से एक कालीन पर सवार होकर देवता जी आते हैं और उन्हें देखकर मनोरमा और उसकी तीनों बेटियां हाथ जोड़कर प्रणाम करती हैं। देवता जी, मैं विधवा नहीं होना चाहती और ना ही अपने पति के सिवा इस दुनिया में रहना चाहती हूँ। इनके प्राण लौटा दीजिए देवता जी। मैं आपसे अपने पति की और अपने तीनों बेटियों के पिता की जान की भीख मांगती हूँ। चिंता मत करो मनोरमा, तुम अपने पति के साथ और ये परी जैसी प्यारी बच्चियां अपने पिता के साथ ही रहेंगी। चलो मेरे साथ चांद पर चलो, अब वहीं तुम्हारा बसेरा होगा। देवता जी मनोरमा और तीनों बेटियों को कालीन पर सवार होकर चांद पर ले जाते हैं, जहां पर रघुनाथ उन सब का एक बड़े और आलीशान से घर में इंतजार कर रहा होता है। पूरा परिवार चांद पर एक खुशहाल और समृद्ध जीवन व्यतीत करता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।